आत्मग्लानि। जब बहू अपने सास ससुर और परिवार से लड़ झगड़ कर मायके जा बैठी, फिर मायके में मिला ऐसा सबक कि बेटी सीधा ससुराल वालों के पैरों में आ गिरी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जिसका शीर्षक है आत्मग्लानि में आपका स्वागत है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निकल जाओ तुम लोग अभी के अभी मेरे घर से। भगवान यह दिन दिखाने से पहले काश मुझे उठा लेते। इतने सालों से जो परिवार एक साथ रहा, मैं नहीं जानता था वह इस तरह टूटेगा। क्या यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को इतना बड़ा किया था? आज तुम लोगों को इस तरह झगड़ते देख मेरा खून खौल रहा है। चीखकर गुस्से में बोले चंद्रशेखर जी। बड़ी बहू ममता, जिसने अभी छोटी बहू सपना को झन्नाटेदार चांटा मारा था, वह ससुर जी के यह शब्द सुनकर अंदर तक हिल गई। और बड़ा बेटा रोहन, जो छोटे बेटे सूरज का गिरेबान पकड़कर खड़ा था, उसने गिरेबान अपने हाथों से छोड़ दिया। बड़ी बहू ममता कुछ कहना चाहती थी, मगर चंद्रशेखर जी किसी की बात सुने बिना वहां से चले गए और आकर एकांत में अपनी बालकनी में बैठ गए और सोचने लगे कितने प्यार और अरमानों से बनाया था उन्होंने यह घर, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, शांति निवास। मगर आज अपने बेटे बहुओं को इस तरह लड़ते झगड़ते देख उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्हें लगा जैसे उनकी बरसों की मेहनत पानी में मिल गई। जिस संयुक्त परिवार का सपना उन्होंने देखा था, आज उन्हें वह सपना अपनी आंखों से चकनाचूर होता दिखाई दे रहा था। इस घर में चंद्रशेखर जी, उनकी पत्नी शांति, बड़ा बेटा रोहन, उसकी पत्नी ममता और उनकी बेटी प्रिया, और छोटा बेटा सूरज, उसकी पत्नी सपना और उनका छोटा बेटा आरव रहते थे। शांति जी जब मंदिर से पूजा करके घर आई तो चंद्रशेखर जी ने उन्हें सारी बात बताई। शांति जी भी यह सब सुनकर दुखी हो गई और एक जगह बैठ गई। थोड़ी देर बाद ममता ने डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा दिया था, मगर किसी को खाना खाने की मर्जी नहीं थी, इसीलिए कोई खाना खाने नहीं आया। ममता अपने सास ससुर से माफी मांगने उनके कमरे में पहुंची, मगर चंद्रशेखर जी और शांति जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ममता अपनी देवरानी सपना के कमरे में पहुंची तो सपना ने भी उसे देखकर मुंह फेर लिया। ममता उदास होकर अपने कमरे में आ गई। पति रोहन बोला, तुम क्यों बार बार सभी के सामने झुकने जाती हो? नहीं सुनी ना तुम्हारी बात किसी ने? मैं तो कहता हूँ हम दोनों इस घर से अलग ही हो जाना चाहिए। वैसे भी माँ पापा बहुत फर्क करते हैं हम दोनों भाइयों में। ममता बोली, आप दोनों भाइयों में ही नहीं, हम दोनों बहुओं में भी इस घर में बहुत फर्क समझा जाता है। मैं भी तो कब से अलग होने की राह देख रही हूँ। उसी रात ममता के भाई का फोन आ जाता है और वह कहता है कि माँ की तबीयत खराब है और वह तुमसे मिलना चाहती है। चंद्रशेखर जी और शांति जी हैरान रह जाते हैं। ममता का भाई बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वह ममता को ले जाना चाहता है। ममता एक खत लिखती है और चंद्रशेखर जी की डायरी में वह खत रख देती है। जानती है कि चंद्रशेखर जी रोज डायरी लिखते हैं, इसीलिए उसका खत शायद वह पढ़ लेंगे और अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। ममता के मायके जाने के बाद घर के काम की जिम्मेदारी शांति जी पर आ जाती है, क्योंकि सपना के मूड पर आधारित होता था। उसका मूड अच्छा होता तो वह काम करती, वरना सारा काम पड़ा रहता जो शांति जी को ही करना पड़ता। शांति जी को घर के काम ऐसे पड़े रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह घर के ज्यादातर काम कर देती। चंद्रशेखर जी रात को जैसे ही डायरी खोलते हैं, उन्हें बहू ममता द्वारा लिखा खत मिलता है। वे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था, पापा जी,
आपने कल मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने सपना को थप्पड़ क्यों मारा था और रोहन ने उनके छोटे भाई का कॉलर क्यों पकड़ा हुआ था। बस यही बताने के लिए यह खत लिखा है। पापा जी, उस दिन मेरी बेटी प्रिया के हाथ से कांच का गिलास फूट गया था, जो देख सपना बोली लंगड़ी कहेगी, देखकर भी नहीं चल सकती क्या? इतना महंगा गिलास फोड़ दिया। पीछे से सूरज भैया बोले, इतना महंगा गिलास फोड़ दिया, अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? तेरा बाप। कहकर दोनों प्रिया को डांट लगा रहे थे। खत पढ़ते पढ़ते चंद्रशेखर जी को लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पीछे देखा तो शांति जी खड़ी थी। वे बोली, क्या पढ़ रहे हैं जी? चंद्रशेखर जी बोले, तुम्हारी बड़ी बहू मायके जाने से पहले ये खत लिखकर छोड़ गई है, बस वही पढ़ रहा हूँ। शांति जी बोली, जरा जोर से पढ़िए, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि दोनों भाई और दोनों बहू में हाथापाई तक बात पहुँच गई। चंद्रशेखर जी अब खत जोर से पढ़ने लगे, जिसमें ममता ने लिखा था, अभी 3 महीने पहले ही तो प्रिया और रोहन का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। जैसे तैसे उन दोनों की जान बच पाई, और ऐसे में अगर मेरी बेटी को लंगड़े होने का ताना मारा जाए तो क्या यह सही है पापा जी? शांति जी बीच में ही बोली, आज भी वह दिन याद आता है तो रूह कांप उठती है। आप और मैं तो हिम्मत हार चुके थे। वह तो ममता ही थी जो ऐसे समय में भी बिना हिम्मत हारे पति और बेटी के वापस अच्छे होने की उम्मीद लगाकर बैठी थी और निरंतर हमें हौसला दिए जा रही थी। शायद उसके हौसले और भगवान पर भरोसे का ही असर था कि प्रिया और रोहन आज हमारे बीच वापस खड़े हैं। छोटी बहू सपना को प्रिया को इतना बड़ा ताना मारने से पहले तनिक सोचना चाहिए था, और पीछे पीछे सूरज ने भी ऐसा बोला। यह तो हद है। चंद्रशेखर जी बीच में ही झल्लाते हुए बोले, मुझे खत आगे भी पढ़ने दोगी या बीच में ही टोकती रहोगी? चंद्रशेखर जी ने खत आगे पढ़ना शुरू किया। 3 महीने पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से रोहन की नौकरी छूट गई, क्योंकि उन्हें घर पर रहकर आराम करने की हिदायत दी थी, जिससे घर का सारा बोझ सूरज भैया पर आ गया। बस तब से सपना मुझे रोज ताने सुनाने लगी। कहने लगी, अगर मेरा पति तुम लोगों के खर्चे ना उठाए तो तुम लोगों का क्या होगा? मुझसे यह ताने रोज रोज नहीं सुने जाते। पापा जी, अब आप ही बताइए, अगर मैं इन बातों को लेकर अलग रहना चाहती हूँ तो क्या गलत है? मैं अपने पति और बच्ची के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। मेरे पति और बच्ची को इस वक्त हौसले और आत्मविश्वास की जरूरत है, ना कि ऐसे कमजोर व्यक्तियों के उल्हाने की। आप हमेशा सच का साथ देते हैं, मगर कुछ दिनों से हमें लग रहा है जैसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। खत पढ़कर चंद्रशेखर जी बोले, कितने खुशी के दिन थे वह शांति, जब हमारे दोनों बेटों की शादियां हुई थी। दोनों बहुएं भी तो रच बस गई थी परिवार में। जहां एक तरफ बड़ी बहू ममता घर की जिम्मेदारियों के प्रति सजग और सुशील, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू सपना चंचल और मिलनसार। पूरे घर में उसके हंसी ठहाकों की आवाज गूंजती। दोनों ने मिलकर यह परिवार एक सूत्र में बांधे रखा था। शांति, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को, जो अब सभी को अलग होना है इस घर से, और मैं क्यों भेदभाव करूंगा मेरी दोनों औलादों में? बड़े बेटे और बहू को हमारे बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? शांति जी बोली, कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी नासमझी हो जाती है जिससे हम भेदभाव कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का कभी बंटवारा हो, क्योंकि घर का बंटवारा मतलब सब कुछ बट जाना। जब घर का बंटवारा होता है तो सिर्फ वह घर का बंटवारा नहीं होता, वह तो बड़े बुजुर्गों का भी बंटवारा होता है। बोलते हुए रो पड़ी शांति जी।
चंद्रशेखर जी बोले, बस यही वजह है कि मैं भी बंटवारा नहीं करना चाहता, मगर इस मसले का भी तो कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। और मैं नहीं जानता था कि छोटी बहू सपना इतनी तेज स्वभाव की है, वह इस तरह ताने मारती होगी। शांति जी बोली, अरे सपना तो हमेशा अपनी मम्मी से फोन पर चिपकी रहती है। शादी को 5 साल हो गए मगर घर के काम भी ढंग से नहीं करती। आपकी छोटी बहू और तो और एक बार जब वह अपनी मम्मी को यहाँ की सारी बातें बता रही थी और मैं वहाँ कुछ काम से गई थी तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। और जब मैंने उससे कहा कि बेटा इस तरह अपने घर की बातें अपने मायके में नहीं बताया करते, तो उल्टा मुझ पर ही भड़क गई और बोली, आपको शर्म नहीं आती मेरी बातें सुनते हुए? हाँ मैं मानती हूँ वैसे सपना के दिल में कोई खोट नहीं, जो भी बात हो मुंह पर बोल देती है, मगर कभी कभी इतना कड़वा बोलती है कि सामने वाला उसे पचा नहीं पाता। चंद्रशेखर जी बोले, मैं जब पहुंचा तो मैंने बिना कुछ जाने ममता और रोहन पर सारा इल्जाम लगा दिया, जबकि पहले मुझे बात की तह तक जाना चाहिए था। दरवाजे पर खड़ी सपना सास ससुर की यह सारी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में आकर सूरज से कहती है कि हमारा इस बार का नाटक भी मुझे फेल होता नजर आ रहा है। सूरज, वह बोला, क्यों, क्या हुआ सपना? इतने सब के बाद तो पापा हमें अलग करने का निर्णय ही ले रहे होंगे ना? सपना बोली, वह सब तो मुझे नहीं मालूम सूरज, मगर कल मैं मेरे मायके जा रही हूँ और अब तुम मुझे तब वापस बुलाना जब हम अलग हो जाएं, समझे? दरअसल सपना और सूरज अब और संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते थे। सूरज 3 महीनों से घर का खर्च अकेले उठा रहा था, जिस वजह से सपना अपनी जेठानी को बात बात पर टोकती और जेठ जी के एक्सीडेंट की बात को दरकिनार रख अपनी बादशाहियत चलाती। उससे घर के ज्यादा काम भी नहीं होते थे और वह हमेशा फोन पर अपनी मम्मी से अपने ससुराल की बुराई करती रहती। इस बार उसने अपनी जेठानी को इस तरह प्रताड़ित करने की सोच रखी थी कि वह गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाए कि बदनाम जेठानी हो और उसका अलग होने का ख्वाब भी पूरा हो जाए। मगर जब सास ससुर की बातें सुनी तो उसे उसके इरादों पर पानी फिरता नजर आया और वह दूसरे दिन अपनी सास से बोली, मम्मी जी, कल मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। मुझे आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। यह तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ममता भाभी सारे झगड़े की जड़ थी, मगर आपने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया। अब मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, आप अपनी फेवरेट बहू ममता भाभी के साथ ही रहिए। ऐसा बोलकर सपना अपने बेटे को लेकर मायके चली गई ताकि घर के कामों से भी बच जाए। मगर दूसरे ही दिन ममता अपने मायके से वापस आ चुकी थी। शांति जी ने जब ममता से पूछा कि वह जल्दी क्यों आ गई, तब ममता ने बताया कि उसे रोहन ने फोन पर बताया कि सपना अपने मायके चली गई है और घर के कामों का बोझ आप पर आ गया है और मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक है। अब वह मुझसे मिलना चाहती थी बस। शांति जी सोचने लगी कि अब तक वे जो ममता के बारे में सोचती थी वह सही ही सोचती थी। ममता अब भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। सपना ससुराल से झगड़ा कर मायके आ गई, जहां 1-2 दिन तो सबने उसकी खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन उसने देखा कि उसके पापा उसकी भाभी से बोले, बहू चाय में थोड़ी शक्कर कम है, जरा और डाल देना। सपना की भाभी अनीता गुस्से से बोली, पापा आपका तो यह रोज का है, कभी चाय में शक्कर कम है तो कभी सब्जी में तेल ज्यादा है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन रोज रोज की झंझटों से, और ऊपर से आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। वह अलग, मुझसे नहीं होती सभी की खातिरदारी, मुझे अलग रहना है। सपना बोली, भाभी इतनी सी बात पर आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हैं? अनीता बोली, दीदी आप बीच में मत बोलिए, जाइए और चुपचाप अपना घर देखिए। सपना को अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और वह उदास होकर अपने कमरे में चली आई।
सपना अपनी माँ शीला जी से बोली कि माँ, भाभी इतनी सी बात पर चिढ़ गई और अलग रहने की बात कर रही है। मुझे भाभी का यह व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। शीला जी बोली, बेटा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आजकल सभी लड़कियां संयुक्त परिवार से अलग ही तो रहना चाहती है। अब तो अपने आप को ही देख ले। 3 महीने से तुझे तेरे पति का घर में पैसा देना इतना खटक गया है कि तू ससुराल से अलग होने के नाम पर यहाँ मायके आकर ही बैठ गई। अब यह देखकर घर में तेरी भाभी पर भी तो तेरा गलत प्रभाव पड़ा और उसे भी अलग रहने की सूझी। मैं तो तुझे फोन पर भी समझाती थी कि ससुराल वालों की बातें यहाँ मायके में मत किया कर। मैंने तो तुझे कभी गलत सलाह नहीं दी, मगर आज तेरी इस करतूत पर एक माँ भी बदनाम होगी और सभी सोचते होंगे कि इसकी माँ ने ही इसको गलत पट्टी पढ़ाई होगी। और यही फर्क होता है बेटा, जब हम अपनी भाभी को अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, मगर वही व्यवहार जब हम अपने सास ससुर के साथ करते हैं तो हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। यह सब सुनकर सपना को एकदम से एहसास हुआ कि माँ बिल्कुल सही कह रही है। दूसरे दिन सपना अपने ससुराल पहुंच गई। जब सूरज ने सपना को अचानक आया देखा तो पूछा कि तुम वापस तो नहीं आने वाली थी? सपना बोली, सूरज, कभी कभी हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ जाती है, जिसे कोई ना कोई उतारता जरूर है। बस यही कुछ हुआ मेरे साथ भी। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी अकल ठिकाने आई, कहकर सपना ने अपने सास ससुर जेठ जेठानी सभी से माफी मांगी और वापस सभी प्यार से रहने लगी। एक रोज शीला जी और भाभी अनीता का फोन आने पर सपना अपने मायके पहुंची। तब बातों बातों में शीला जी ने सपना को बताया कि उन्होंने और अनीता ने मिलकर उस दिन सारा नाटक किया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास करवाया जा सके। सपना बोले, थैंक यू माँ और भाभी, आप लोगों ने सही किया। आज उसी कारण मेरा संयुक्त परिवार आबाद है, वरना मैं अपने स्वार्थ में भूल ही गई थी कि परिवार का एक साथ होना ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, हर बेटी यही चाहती है कि उसकी भाभी उसके माता पिता को हमेशा खुश रखे और हमेशा उनके साथ रहे, मगर जब वही बेटी किसी घर की बहू बन जाती है तो वह अपने सास ससुर जेठ जेठानी से अलग क्यों होना चाहती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी अन्य कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।